नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया में से जुड़ी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, जो न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाएगी बल्कि आपको अपने समय के सबसे ज्वलंत मुद्दों पर जागरूक भी बनाएगी। आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम चर्चा करेंगे आज के मुख्य मुद्दे जैसे आर्थिक नीति में बदलाव, पर्यावरण संकट और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पर। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए हर वो जानकारी जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले मुद्दे से। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन पर केंद्र के अधिकार को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अधिनियम के तहत रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासन करने के केंद्र के अधिकार को मंजूरी दे दी है। और समझते हैं रोहिंग्या के बारे में। रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय म्यांमार के रखाइन राज्य में रहने वाला एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। यह समुदाय म्यांमार में सबसे उत्पीड़ित समूहों में से एक है, जिनके पास म्यांमार नागरिकता का अधिकार नहीं है और इन्हें वहां से अधिकारों से वंचित किया गया है। रोहिंग्या समुदाय का म्यांमार में इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। म्यांमार की स्वतंत्रता के बाद रोहिंग्या को नागरिकता का अधिकार नहीं मिला और वे बिना अधिकारों के रह गए। 2012 में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की शुरुआत हुई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई और लाखों लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए। 2017 में म्यांमार सेना ने रोहिंग्या आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया, जिससे लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश में शरण लेने के लिए भागे। बांग्लादेश ने इन शरणार्थियों को शरण दी, लेकिन यह संकट अभी भी अनसुलझा है। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ किए गए अत्याचारों की निंदा की है और इसे मानवाधिकार का उल्लंघन माना है। भारत ने म्यांमार के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश में शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता भेजी। भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या कुछ हजारों में है, जो मुख्य रूप से जम्मू, दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में रहते हैं। भारत सरकार ने इन शरणार्थियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और इनकी संख्या में कमी लाने की योजना बनाई है। बर्मा के अधिकांश बौद्ध समुदाय ने रोहिंग्याओं को बर्मी नागरिक मानने से इनकार किया और उन्हें बाहरी नागरिक समझा। रोहिंग्या मुसलमानों को बर्मी बौद्ध धर्म के कट्टरपंथियों द्वारा सताया गया। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अत्याचारों की अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे जिनोसाइड माना है। बांग्लादेश में शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि, जो कि मानवीय संकट बना हुआ है। अब इसका समाधान यही है कि म्यांमार सरकार को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत रोहिंग्या समुदाय के अधिकारों को पुनः बहाल करने की आवश्यकता है। सतत शांति प्रक्रिया दोनों देशों म्यांमार और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय समझौतों की आवश्यकता है, ताकि रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी हो सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह मामला मानवाधिकारों और शरणार्थी संकट से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले खबर में, जहां लद्दाख में बर्फीले तेंदुओं की संख्या 477 पहुंच गई है। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार लद्दाख में अब 477 बर्फीले तेंदुए हैं, जो संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। तेंदुओं के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे SPAI कार्यक्रम यानी स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन, भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने के लिए एक वैज्ञानिक अभ्यास है, जिसे 2019 से 2023 तक आयोजित किया गया। इसने ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में संभावित हिम तेंदुओं के आवास के 70% से अधिक को कवर किया। कार्यक्रम ने 2 चरणीय दृष्टिकोण का उपयोग किया। अधिभोग आधारित नमूनाकरण के माध्यम से हिम तेंदुओं के स्थानिक वितरण का मूल्यांकन करना और फिर कैमरा ट्रैप का उपयोग करके बहुयात का अनुमान लगाना। यहाँ अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। लक्ष्य और उद्देश्य भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करना, उनके स्थानिक वितरण का मानचित्र करना और उनकी बहुयात का आकलन करना, हिम तेंदुओं की आबादी के वैश्विक अनुमानों में योगदान देना, प्रजातियों के लिए संरक्षण रणनीतियों की जानकारी देना। भौगोलिक दायरा में कार्यक्रम ने लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर महत्वपूर्ण हिम तेंदुए आवास को कवर किया। इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। बढ़ते हैं अपने अगली खबर में, जहां पर दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षणों के लिए 3.21 करोड़ की स्वीकृति की है। पहला परीक्षण मई और जून के बीच होने की संभावना है। क्लाउड सीडिंग क्या है, समझते हैं। क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बादलों में विशेष रसायनों का उपयोग करके वर्षा या बर्फबारी को बढ़ावा दिया जाता है। इसका उद्देश्य सूखे क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करना या मौसम नियंत्रण में सहायता करना होता है।
क्लाउड सीडिंग काम कैसे करता है जानते हैं। रसायनों का उपयोग जिसमें कि सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या सूखी बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रसायन उपयोग किए जाते हैं। बादलों तक पहुंचाने का इन रसायनों को छोटे विमानों, रॉकेट्स या ग्राउंड बेस्ड जनरेटर के माध्यम से बादलों में छोड़ा जाता है। ये रसायन बादलों में पानी की बूंदों को कंडेंस करने में मदद करते हैं, जिससे बूंदें भारी हो जाती हैं और बारिश होने लगती हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। वहीं कृषि के लिए जल उपलब्ध कराने में भी इसकी मदद ली जा सकती है। गर्मी के मौसम में ठंडक लाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। बढ़ते हैं इनके फायदे की ओर। पानी की उपलब्धता बढ़ाने में यह मदद करेगा, साथ ही साथ कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा देगा। लेकिन इसका नुकसान यह है कि महंगा है और सफलता की कोई गारंटी नहीं है। साथ ही पर्यावरण पर रसायनों का असर पड़ सकता है। यह तकनीक कई देशों में उपयोग की जाती है, लेकिन इसे पर्यावरणीय और नैतिक चिंताओं के चलते सावधानी से अपनाया जाता है। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिससे भारतीय क्रिकेट के एक युग का अंत हो गया। जानते हैं इनके रिकॉर्ड के बारे में, जिन्होंने टेस्ट मैच में 4301 रन बनाया, जिसमें उन्होंने अपना एवरेज 40.57 रखा, जिसमें उन्होंने 12 सेंचुरी लगाई, उन्होंने 18 हाफ सेंचुरीज लगाई। 67 मैचों की इस इनिंग्स डेब्यू 6 नवंबर 2013 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया था और आखिरी टेस्ट मैच इनका 26 दिसंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने किया। इन्होंने अपना रिटायरमेंट 7 मई 2025 को किया और इनकी सर्वाधिक परफॉर्मेंस जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 2019 में 212 रन बनाई थी। खबरें जो आपके वन लाइनर एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। की फाउंडेशन जो है 1993 में रखा गया था और इसका हालिया जो चैंपियन है वो भारत 2023 में रहा है। कोझिकोड WHO के ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटी नेटवर्क में शामिल हो गया है। कोझिकोड को बुजुर्ग के लिए एक समावेशी वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं कुछ MCQs की ओर जो आपके एग्जाम में मदद करेगी। बढ़ते हैं पहले सवाल पे, जहां पर स्कैल्प मिसाइल किस देश के साथ संयुक्त रूप से विकसित की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्कैल्प यानी कि सिस्टम डे क्रूइजरी ऑटोनोम अलोंगी पोटी एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जिसे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जिसमें भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है इसका भूषण रामकृष्ण गवई। भूषण रामकृष्ण गवई को 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां की आपसे पूछा जाएगा कि भारत में हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में स्थित है, में हाल में बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में किस राज्य में हाल ही में नागरिक सुरक्षा अभ्यास यानी सिविल डिफेंस ड्रिल आयोजित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर जम्मू और कश्मीर में नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति WHO से बाहर निकालने की घोषणा की है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा